हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने सुडुक परिवार में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो कि 23 फरवरी से शुरू होने वाले थे, लेकिन आज 17 फरवरी हो चुका है। एसएससी की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आया है। पहले जब भी कोई भी एसएससी एग्ज़ाम करवाती है तो लगभग 20 दिन पहले वो अपना स्लॉट बुकिंग करवा लेती है, लेकिन एसएससी जीडी के पेपर में तो केवल 5 दिन का समय बाकी है। इस बार स्लॉट बुकिंग का डेट बिल्कुल भी नहीं आया है। इसका मतलब कि अब आप सभी का पेपर 23 फरवरी को नहीं होगा। तो अब कब पेपर होगा एसएससी जीडी एग्जाम 2026 का? तो सीधे 9 मार्च का होगा। यानी हमारे पास जो केवल 5 दिन का समय बच रहा था, अब पूरे 20 से 21 दिन का समय हमारे पास बाकी है। इसका मतलब कि हमारी तैयारी में और भी समय मिल चुका है। यहाँ से जितना भी हमारा छूटा था, जो हम रिवीजन नहीं कर पाए थे, उस पर हम लोग फोकस करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। टारगेट मान के चलिए कि हमारा 9 मार्च कंफर्म हो चुका है। टारगेट केवल एक ही हमारा रहेगा, 9 मार्च। तो यहाँ साथियों, हम लोग जितने भी इस टाइम एसएससी में नए नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं और जो डीप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग इन्हीं 20 से 22 दिन में कंप्लीट करने वाले, वो भी हर एक सब्जेक्ट का। तो साथियों, आज के इस पहले टेस्ट में हम जीके प्लस हिंदी से शुरुआत करेंगे। आप जानते हैं कि जीके प्लस हिंदी से पूरे 80 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। और जीके और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम 80 में से लगभग 75 प्लस स्कोर कर सकते हैं, खासकर एसएससी जीडी के पेपर में। जैसा कि एसएससी जीडी का जो परीक्षा होता है केवल 1 ही घंटे का होता है। इन्हीं 1 घंटे में 20 क्वेश्चन जीके मिलेंगे हल करने के लिए, 20 क्वेश्चन हिंदी मिलेंगे हल करने के लिए, 20 क्वेश्चन मैथ के मिलते हैं और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलते हैं। 80 क्वेश्चन का पेपर होता है, एक क्वेश्चन सही करने में 2 नंबर। 160 नंबर का पूरा पेपर होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल 60 मिनट में 20 क्वेश्चन मैथ और 20 क्वेश्चन रीजनिंग हल करने के लिए दिया जाता है। तो सवालों का लेवल किस तरह से रहता होगा, तभी तो केवल 60 मिनट में पूरे 80 क्वेश्चन को हल करने के लिए दिया जाता है हमें। तो साथियों, यहाँ से हम लोग जीके प्लस हिंदी पे अधिक फोकस करेंगे। मैथ और रीजनिंग तो सभी कर ले जाएंगे बिल्कुल आराम से। मैथ रीजनिंग जो होता है एसएससी जीडी का बहुत ही आसान होते हैं। यदि आपका पूरा बेसिक क्लियर हो तो आप 40 का 40 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ओके, आज का जो हमने सुबह 8 बजे क्लास दिया है, बिल्कुल सेम वैसे ही प्रश्नों का क्लास दिया है, उसको चेक करिए आप लोग। तो साथियों, डेली आपको हम एक टेस्ट देंगे जीके और हिंदी के अलग से, क्योंकि इस बार हमें 40 का 40 क्वेश्चन सही करने, यानी 80 में से 80 का टारगेट हमें लेकर चलना है। ओके, तो आज के इस पहले टेस्ट में पूरे 65 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग के 45 क्वेश्चन हम लोग जीके के सॉल्व करेंगे। आप सभी का स्कोर कम से कम 30 से 32 स्कोर होना चाहिए इन 45 क्वेश्चन में से। उसके बाद लास्ट में 20 क्वेश्चन जो हम लोग हिंदी के सॉल्व करेंगे, कम से कम आप सभी का 16 से 17 सवाल सही होना चाहिए। इतने का टारगेट लेकर आप चलेंगे दोनों सब्जेक्ट में। जीके में कम से कम 30 से 32 सवाल सही करेगा 45 सवाल में से। उसके बाद हिंदी में 20 में से कम 16 से 17 सवाल सही करेगा। समझिए कि ऑल इंडिया टाइप टेस्ट होगा, जो कि नए पैटर्न पे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस क्लास में, वो भी सिलेक्शन वाले प्रश्न सभी होंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा कि आज के इस पहले टेस्ट से आप सभी कितना स्कोर रहा। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत की पहली आर्थिक जनगणना लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में किस वर्ष में आयोजित हुई थी? इस टाइम आप देख रहे होंगे एसएससी जीके में ऐसे ही सवाल पूछ रही है आप सभी से। भारत की पहली आर्थिक जनगणना लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में किस वर्ष में आयोजित हुई थी? तो ये 1977 में आयोजित हुई थी। तो पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी किसकी एक पहल है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स किसकी एक पहल है? तो ये उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक पहल है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो पूरे 63 तत्व ज्ञात थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। एथलेटिक्स में IAF विश्व चैंपियनशिप किस वर्ष से पूरी तरह एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई? एथलेटिक्स में IAF विश्व चैंपियनशिप किस वर्ष से पूरी तरह एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई थी? तो 1997 से पूरी तरीके से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई थी, जो एथलेटिक्स में AIF विश्व चैंपियनशिप है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। और साथियों आप सभी को ये सिलेक्शन वाले प्रश्नों को अपने शिफ्ट से पहले पढ़ना है भाई। जिनका भी पेपर होने वाला एसएससी जीडी एग्जाम 2026 में, दोस्त मेरे हम आप सभी से कहेंगे इस पीडीएफ को आप लोग पढ़ लीजिए भाई। जो भी एसएससी के सारे नए पैटर्न पे सवाल आप सभी से पूछ रहे, सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ में हमने ऐड कर दिया भाई। जीके जीएस आपको कंप्लीट हम देंगे भाई। इसमें स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट देंगे हम आप सभी को। जिनको इंग्लिश चाहिए इंग्लिश देंगे, जिनको हिंदी चाहिए हिंदी देंगे हम भाई। करंट अफेयर पूरे एक साल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, यदि ये 20 क्वेश्चन का यदि ये पूरा पीडीएफ आपने पढ़ लिया तो समझिए 20 का 20 आप क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे। मैथ्स जो आपका 20 क्वेश्चन आते हैं ना भाई, यदि इसको पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। विथ डिटेल सोल्यूशन देंगे। इसके अलावा हम आप सभी को फ्री 40 टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ के रूप में, जो कि ब्रह्मास्त्र 1000 क्वेश्चन होंगे। ये मिलेगा कैसे आप सभी को? इस ये जो नीचे आप सभी को नंबर दिखाई दे रहे, इस पर मैसेज करके टीम से बात करके मात्र भाई 50 रुपीज़ में, मात्र 50 रुपीज़ पे करके ये सारा कंटेंट, वो भी क्वालिटी कंटेंट अपने पास मंगा लेना है। 20 दिन पहले ये पीडीएफ आप पढ़ लीजिए भाई। आपको एग्जाम टाइम इस पीडीएफ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भाई। एग्जाम से इस पहले यानी 10 दिन पहले इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। इसी महीने में आज 17 फरवरी है, तो 12 से 13 दिन में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं भाई, रिवीजन कर सकते हैं। E1 का इसमें क्वेश्चन होंगे भाई जो आपके सीधे शिफ्टों में आने वाले हैं। तो भाई आप सभी को ये करना अनिवार्य है, इसको आप जरूर पढ़िए भाई। क्वेश्चनों को क्वालिटी देखिए, कंटेंट देखिए, मजा आने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिराव फुले थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के किस घराने के कालका बिंदादिन घराने के प्रतिपादक थे? पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के किसके कालका बिंदादिन घराने के प्रतिपादक थे? तो ये लखनऊ कालका बिंदादिन घराने के प्रतिपादक थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध हॉकी से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने वर्ष 2018 में उड़ीसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? किस भारतीय नृत्य कलाकार ने वर्ष 2018 में उड़ीसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? सुरूपा सेन ने जीता था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। बरांस हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बरांस हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है जो कि किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये वर्ली और कोंकणी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अपना स्कोर काउंट करते चलेंगे, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? तो सिंधु लिपि है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के किसके प्रभाव में वर्ष 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की थी? स्वतंत्रता के बाद भारत ने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के किसके प्रभाव में वर्ष 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया था? तो भाई समाजवादी प्रभाव में वर्ष 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये बांसुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। संविधान सभा ने किसको भारत के संविधान को अपनाया? बताएंगे आप सभी। यानी संविधान सभा ने किस तारीख को किस वर्ष में भारत के संविधान को अपना लिया था? 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था भारतीय संविधान सभा ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को।
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बुनालू पर्व मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में बुनालू पर्व मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पुरुष की बात करेगा तो केरल राज्य में ही सबसे अधिक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पुरुष और महिला दोनों, ये भाई साक्षरता दर के मामले में केरल पहले नंबर पे है, पुरुष और महिला दोनों के लिए। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। अमृतसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? अमृतसर की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1809 ईस्वी में किए गए थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा अधिकतम कितने सदस्यों से मिलकर बनेगी? भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा अधिकतम कितने सदस्यों से मिलकर बनेगी? तो अधिकतम 500 सदस्यों से मिलकर बनेगी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा? सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक किसकी स्थापना की गई थी? बताएंगे आप सभी। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक नीति विचारक समूह की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो कथक है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, जैसे गरबा ये गुजरात का है, छऊ झारखंड का है, पश्चिम बंगाल का है, कथकली केरल का है, कथक कहाँ का है? यूपी का, यानी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? तो वर्ष 1931 में किए गए थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22। मैसूर दशहरा भारत के किस राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है? बताइए। मैसूर दशहरा भारत के किस राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है? तो भाई ये कर्नाटक राज्य में एक भव्य उत्सव है जो मैसूर दशहरा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक पर है? तो अभी हमने आपको बताया था केरल राज्य है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 24। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो पूरे 2 देशों के साथ। पहला श्रीलंका है, दूसरा लक्षद्वीप है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। हरित क्रांति किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? हरित क्रांति किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? तो भाई अनाज के। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। डैश बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवन नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य व काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। बताएंगे वह कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है? इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य व काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो भाई स्वांग है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी की स्थापना किए गए थे? भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी की स्थापना किए गए थे? तो पहली पंचवर्षीय योजना के समय कब स्टार्ट हुई थी? 1951 से लेकर 56 तक चली थी। तो इस साल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तीसरी की बात करेंगे तो तीसरी 1961 में स्टार्ट हुआ था, 66 में समाप्त हो गया था। चौथी
1969 में स्टार्ट हुआ था, 74 में समाप्त हुआ था। दूसरी 1956 में स्टार्ट हुआ था, 61 में समाप्त हो गया था। इनका भी डेट याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल को सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? इनका संबंध सारंगी से था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोधों के परिणाम स्वरूप हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोधों के परिणाम स्वरूप हुआ था भाई? तो रॉलेट एक्ट के विरोधों के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त होता है तो उसके कर्तव्यों का पालन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 को। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? यानी भारत में जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक था? आप सभी को मालूम होगा 2007 में स्टार्ट हुआ था, 2012 में समाप्त हुआ था। उसके बाद भारत की जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी वो 12वीं थी, जो कि 2012 में स्टार्ट हुआ था, 17 में समाप्त हो गया था। ठीक है, तो 11 नंबर का पूछा तो 2007 से लेकर 2012 तक हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1949 में पारित किया गया। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध हॉकी खेल से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। साथियों, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे भाई। क्लास जैसे अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आपसे पास आएगी। 20 दिन क्लास कर लीजिए भाई, जीके का सारा क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे भाई। यदि आपने इस टाइम एसएससी का एग्जाम दिया होगा या दिल्ली का पुलिस का एसएससी एमटीएस का पेपर दिया होगा या एसएससी में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया होगा, उसमें देखा होगा जीके के लेवल किस तरह से बढ़े भाई। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन एसएससी पूछ रहे भाई, बिल्कुल डीप में सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भाई आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। ओके, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? तो आप सभी को मालूम होगा कि हिंदू धर्म की। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य था? तो सिक्किम राज्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? तो साथियों भाग चौथा है। इसे आप डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, जो कि इसे आयरलैंड देश के संविधान से अपनाया गया है, जो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ओके, तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, अर्थात स्कोर 40-40 है, तो इसे क्या कहा जाता है? किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीते हैं, यानी अर्थात जो स्कोर है ना वो 40-40 पर है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ड्यूस कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजाति अपनी सांस्कृतिक और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? हॉर्नबिल उत्सव, इसमें कौन सी मूल जनजातियां अपनी सांस्कृतिक और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? जैसे हॉर्नबिल उत्सव तो इसे त्योहारों का त्यौहार बोलते हैं। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, जो कि नागालैंड देश राज्य में मनाया जाता है। तो इसमें कौन सी मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं? तो नागा जनजाति करती हैं। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मुंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध झारखंड राज्य से है।
ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई और किस पंचवर्षीय योजना यानी 1961 से लेकर 66 के बीच थी। अभी हमने टाइम पीरियड बताया था किसका, 1961 से लेकर 66 तक था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का था, तो यही बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है। भारत के उत्तर पश्चिम में किस देश की सीमा लगती है, तो एक अफगानिस्तान की लगती है और एक पाकिस्तान की लगती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, तो कंधार। कंधार कहाँ पे स्थित है, ये अफगानिस्तान देश में स्थित है, तो ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तपन कुमार पटनायक ने जीता था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। वर्ष 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। वर्ष 2026 का एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है, तो जापान देश करेगा। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे, तो ये सितार वादक थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये 45 क्वेश्चन जीके कंप्लीट हो गया। तो बताइए कि आप सभी का 30 से 32 सवाल सही हुआ, बताइए ईमानदारी के साथ, वो भी माइनस मार्किंग के साथ में 1/4 का माइनस मार्किंग, यानी 4 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर आपका माइनस मार्किंग होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बताइए स्कोर कितना रहा। अब इसी तरह हिंदी में अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। संसार नश्वर है, यानी आप सभी को नश्वर का विलोम शब्द बताना है। आप सभी के पेपर में पर्यायवाची और विलोम शब्द लगभग मान के चलिए 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो बताइए नश्वर का विलोम शब्द क्या बनेगा, नश्वर का अनश्वर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, यानी आप सभी को केवल इतने ही बताना है जो रेखांकित शब्द हो, यानी हाथ से लिखी एक भी पुस्तक, इसके लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसके लिए सार्थक शब्द होगा पांडुलिपि। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। बताएंगे आप सभी। पर्वत स्थिर है, यानी आप सभी को स्थिर का पर्यायवाची शब्द बताना है, उसका फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पर्वत स्थिर मतलब क्या होता है भाई, निश्चल, यानी पर्वत निश्चल होता है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है, उसका समान वाला अर्थ बताना होता है, तो स्थिर का क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। यानी रात होते डबी बढ़ गई है, भाई रात होते ही भीड़ बढ़ गई कि डबी बढ़ गई, तो भीड़ बढ़ गई, तो डबी की जगह क्या होगा, भीड़ होगा, तो भीड़ कौन सा लिखा है, पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। झांसा देना, झांसा देना मतलब धोखा देना, तो इसका बिल्कुल परफेक्ट अर्थ कौन होगा, धोखा देना, झांसा देना का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को सॉल्व करेंगे आप सभी, क्वेश्चन नंबर 51 को। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करिए। दीपक रोशनी प्रदान करता है, इसमें भाई वर्तनी की दृष्टि से सभी गलत हैं। दीपक रोशनी प्रदान करता है, ये गलत है। राम की तुलना कबीर से मत करो, इसमें भी भाई वर्तनी की दृष्टि से गलत है। यह मशीन सब कार्य का, मशीन देखिए ऐसे नहीं लिखा था, तो ये भी गलत हो जाएगा। औरत में बहुत शक्ति होती है, यही आपका बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि वर्तनी की दृष्टि से। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 को। निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। तो आप सभी को देवताओं का उपवन के लिए सार्थक शब्द बताना है। क्या हो जाएगा? देवताओं का उपवन, यानी उन्हें नंदन कानन कहेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 53। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। बताइए, रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करिए। सड़कें जो है वो चौड़ी होनी चाहिए। चौड़ी कैसे लिखाता है? च पे औ की मात्रा, ये वाला भाई अंगा वाला रहता, तो ये देखिए पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सड़कें चौड़ी नहीं होगा, चौड़ी होनी चाहिए। ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 54। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। महिला का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? महिला का पर्यायवाची स्त्री हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को। रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। योग में मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को और भी प्रदान की जा सकती है। क्या और भी प्रदान की जा सकती है? योग में मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को शांति भी प्रदान किया जा सकती है। बिल्कुल, प्राप्ति तो नहीं होगा, क्रांति नहीं होगा, भ्रांति नहीं होगा भाई। भटकते मन को शांति भी प्रदान की जा सकती है योग में। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 56 को। दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठिकाना न रहना है। इस मुहावरे का परफेक्ट आंसर बताइए। ठिकाना न रहना यानी कहीं जगह न मिलना। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए शब्द का विकल्प है। जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या बोलते हैं? चक्रपाणी बोलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 58। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ढीलेपन का विलोम शब्द क्या होगा? ढीलेपन का स्फूर्ति हो जाएगा। इसका उल्टा यानी विलोम शब्द। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को। दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया कि भाई पुलिस ने चोरी के जुर्म में आशीष को पकड़ लिया कि भ्रम में? दोस्त मेरे याद रखिएगा, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा कि भ्रम में, इसमें भाई त्रुटि है। ठीक है, जुर्म में यहाँ पे क्या होना चाहिए? जुर्म का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, चोरी के नहीं जुर्म में आशीष को पकड़ा था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। भ्रम में कैसे पकड़ सकते हैं भाई? भ्रम में नहीं पकड़ सकते हैं। कोई जुर्म करेगा तभी तो पुलिस पकड़ती है। दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कौन वाक्य में निरर्थक शब्द है? जैसे तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। तो इसमें देखिए जो खटर पटर ना है ये निरर्थक शब्द है। तो यही बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 61। दिए गया शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। उल्लास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उल्लास का तो आनंद होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 62। दिए गए वाक्य में उचित देश विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बताइए, इसमें आप सभी को उचित विलोम शब्द या देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वाह तुम तो बहुत बड़े बन गए हो, यानी वाह तुम तो अब बहुत बड़े अफसर बन गए हो। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63। दिए गए वाक्य में तत्सम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। भिखारी को दे दो। बताइए, दिए गए वाक्य में तत्सम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें क्या होगा? यानी भिखारी को भिक्षा दे दो। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यानी श्याम, जैसे कृष्ण जी को उनके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं। श्याम मतलब सांवला होता है, तो क्या हो जाएगा भाई? इसका उल्टा श्वेत हो जाएगा।
ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। भाई विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह कि साहस कौन करेगा, तो उत्साह की जगह क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए था। तो इसमें कौन सा त्रुटि गलत है, उत्साह भला कौन, ये पूरा त्रुटि गलत है। ठीक है, इसमें क्या बनाना चाहिए सही, विद्वानों के बीच बोलने का साहस भला कौन ही करेगा, ये परफेक्ट होगा, न कि वह उत्साह। उत्साह तो एक आनंद लेने वाला चीज होता है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। दोस्त मेरे ये 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बताइए कि आप सभी का इन 65 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। सभी बताएंगे बिल्कुल ईमानदारी के साथ। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। यदि दोस्त मेरे आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा भाई। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ओके, डेली क्लास आएगी और आपके एग्ज़ाम में देखिए समय बहुत बाकी है भाई। 20 दिन का समय अब हमारे पास बाकी है, तो 20 दिन में पूरे कंप्लीट करना है क्लास को अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।